रहे हैं एक बार। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A goes to 2B plus C. Initial pressure was Pi, while total pressure after time t was Pt. Write expression for rate constant in terms of Pi, Pt and time. तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उसको पकड़ते क्या दिया हुआ है। बहुत बेसिक तरीके से हम बताएंगे इस क्वेश्चन को। अगर मेरे अलावा कोई और तरीका भी तुम लोग को आता होगा तो बता देना, क्या पता तुम लोग का तरीका ज्यादा आसान हो। सॉल्व कर रहे हैं, देखो रिएक्शन दिया हुआ है मेरे पास A goes to 2B plus C। हमको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है Pi, यानी t इक्वल्स टू 0 पे मेरा इनिशियल प्रेशर जो भी होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से होगा, उसी के पास प्रेशर होगा Pi होगा, बाकी के पास 0 0। अब t इक्वल्स टू t यानी किसी टाइम t पर उसमें प्रेशर दिया हुआ है Pt, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। हम मान लीजिए इसमें से कुछ प्रेशर P घटा हुआ तो इसके पास कितना आया होगा 2P और इसके पास P। ये एक बेसिक प्रोसीजर है। Pi में से इसमें से 1 मोल घटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। प्रेशर के केस में भी वही होता है, इसमें से P प्रेशर घटा तो इसका 2P प्रेशर आएगा और इसका P प्रेशर आएगा। कोफिशिएंट्स को मैच करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है। तो इतना दूर तक तो क्लियर है। कोई एक खाना बोलेगा, हाँ है ना, इतना दूर तक क्लियर है। हाँ 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 सही जा रहा है। हम एग्जैक्टली पूरा सुने नहीं लेकिन लास्ट वाला टर्म ज्यादा सही था। हम हाँ हाँ ये सही है। एक आगे में 1/t भी आएगा, 1/t इंटू ln। अच्छा तुमने, हाँ ठीक है, सही है सही है। तुमने लॉग में आंसर रखा, हम ln में रखे हुए हैं इसीलिए। हाँ सही है तुम्हारा आंसर। तो हम सॉल्व कर देते हैं एक बार फिर। अब देखो हमको दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t pt है। इसका मतलब pt है क्या, प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी प्लस प्रेशर ड्यू टू सी, यही होगा pt की वैल्यू। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, प्रेशर ड्यू टू ए क्या है Pi माइनस P, प्रेशर ड्यू टू बी 2P एंड प्रेशर ड्यू टू सी इज P। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू इसका क्या हो गया Pi माइनस प्लस 2P और ये pt के इक्वल है। हमको जो भी टर्म लिखना है रेट कांस्टेंट का वैल्यू वो Pi, Pt और T के टर्म्स में लिखना है। यानी इसमें जो एक हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं P, इसका कोई रोल नहीं है, तो हमको P के वैल्यू को इन दोनों के टर्म्स में लिखना है। क्या होगा उसका वैल्यू, P इक्वल्स टू Pt माइनस Pi अपॉन 2। तो यहां तक समझ में आया P की वैल्यू कैसे लिख दी। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, हमको रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर चाहिए तो हमको पहले याद करना पड़ेगा डिफरेंशियल लॉ जो पढ़ते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट का जिसमें यूज करते हैं। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, Kt इक्वल्स टू ln a नॉट बाई a, ये इक्वेशन याद होगा। तो इसी इक्वेशन में अगर हमको प्रेशर को इंक्लूड करना होता है तो बस P नॉट बाई P कर देते हैं, यही होता है ना। यहाँ पर बात यह है कि ये जो P है ये P है क्या एक्चुअली, ये P ये वाला P नहीं है, ये तो हम बीच में एक वेरिएबल यूज किए थे, इसको हम Pt डैश लिख देते हैं। ये Pt डैश की जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है, जो A का प्रेशर बचता है, रिएक्टेंट का जो प्रेशर होता है उस टाइम पर वो वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका वैल्यू ln P नॉट क्या था Pi के इक्वल था, इनिशियल प्रेशर Pi था, और Pt डैश क्या है Pi माइनस P है, ठीक है। तो यहां से K की वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1/t इंटू ln Pi अपॉन Pi माइनस P की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, ये बोर्ड में आ जाएगा यहाँ Pi माइनस P इक्वल्स टू Pi माइनस 3Pi माइनस Pt अपॉन 2, ये आएगा। Pi माइनस P की वैल्यू ये आ रही है, तो उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं 3Pi माइनस Pt, जो y2 था वो ऊपर चल गया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई स्टेप कैसे किया, किसी को कुछ पूछना। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस एक रिएक्शन से हमको पता करना था कि किसी टाइम t पर
किस कंपोनेंट का कितना प्रेशर होगा, एक इंटरमीडिएट वेरिएबल पी का यूज किया है हम, पी के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज पीटी और पीआई उसमें लिख दिए। उसके बाद बस एक छोटा सा जो डिफरेंशियल लॉ होता है उसका यूज किए हैं, इसको शायद इंटीग्रेटेड लॉ बोलते हैं, शायद सॉरी इंटीग्रेटेड लॉ का यूज किए हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद 2 मिनट का टाइम देंगे उसको बनाने के लिए, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा मेंस के क्वेश्चन में मिलेगा नहीं एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। उतने देर में अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। वैसे ये क्वेश्चन कौन कौन बना लिया था पहले, मैं सिर्फ एक बार नाम बोल दूं। और कोई? एक ही जन बनाया। अच्छा, सबको समझ में आ गया ना कैसे बना? देखो नहीं तो फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे। देखो ये सब क्वेश्चन मेंस लेवल से थोड़ा सा बस ऊपर का है, ठीक है, इतना कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने बोलता है मेंस में, लेकिन अगर ये बन जाता है तो मेंस बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट रुकेंगे हम, ठीक है, बना लेना उतना में, बन जाना चाहिए उतना में। रेट कांस्टेंट फॉर एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन A goes to B is 4.5 into 10 to the power minus 3 minute inverse. If the initial concentration of A is 1 molar, calculate rate of the reaction after 1 hour. ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डेटा वगैरह जो भी है। 2 मिनट रुकते हैं, ट्राई करो इसको बनाने का। अच्छा, जिसने बनाया था ये पहला नंबर क्वेश्चन को, उसके पास दूसरा मेथड था क्या, क्या यही मेथड से बनाया था? अच्छा, दूसरा कोई मेथड होगा तो बता देना एक बार। इससे फोटो शेयर होता है? चैट पे फोटो नहीं आता ना, चैट पे फोटो नहीं आ पाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा, कोई दूसरा तरीका होगा ना इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हम बताएंगे उससे, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, ठीक है। एक मिनट और है, बनाओ।
स्टार्ट कर दें। अच्छा, बोर्ड में दिख रहा है ना सर? हेलो। अच्छा, ये क्लियर है ना? वॉइस आ रहा है लोग को? और बोर्ड में दिख रहा है? तो बन गया क्वेश्चन ये वाला कि हम बताएं अभी? क्या क्या क्या, हम नहीं समझे। LNR? हाँ, एक मिनट। हाँ, e⁻ 0.117 निकाल लेते हैं। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है ln 0 कितना आ रहा है? e⁻ कितना ले हम? 0.117 0.117। नहीं, आंसर तो गलत है। अच्छा, एक बार देख लो क्या वैसे वहाँ पे r के टर्म में ln लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो देखो, हम बनाते हैं, ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे बोल रही है? हम सॉल्व करें ना? ये देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज करना है। पहले तो हम रिएक्शन ही लिख दे रहे हैं, a गोज टू b। अब इनिशियली क्या दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 0 पे कुछ कंसंट्रेशन इसका a0 होगा, इसका 0 होगा। फिर अब हमको बोल दिया कि a0 का जो वैल्यू है वो 1 मोलर है, ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना है, बेसिक रिएक्शन इक्वेशन क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन KT इक्वल्स टू ln a0 बाई a। यहाँ a क्या है, इसी टाइम t पर जो इसका कंसंट्रेशन बचेगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ पे कुछ होगा, समथिंग x कुछ होगा। अब हमको इस इक्वेशन का ही यूज करना है, क्या है, k इंटू टी इक्वल्स टू ln 1/a। हम यूनिट्स नहीं लिख रहे क्योंकि ये दोनों का यूनिट्स आपस में कैंसिल करेगा। a भी कंसंट्रेशन है, a0 भी कंसंट्रेशन है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमको यहाँ पर 1 मोलर दिया हुआ है, a की वैल्यू भी जो आएगी वो मोलर्स के टर्म में ही आएगी, तो यूनिट्स नहीं लिख रहे हम। अब क्या होगा, KT इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln a लिख देंगे इसको, ln 1/a इक्वल्स टू ln माइनस ऑफ ln a होता है, ठीक है? यानी माइनस KT इक्वल्स टू ln a। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, e⁻ -KT, ठीक है? अब हम पहले तो एक बात जान लेते कि हम इस इक्वेशन का यूज ही क्यों किए। मेरे पास इक्वेशन तो एक और था कि a0 माइनस a इक्वल टू KT भी होता है, ये होता है 0 ऑर्डर के लिए, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम इसका इक्वेशन इसलिए किए क्योंकि हमको रिएक्शन में लिखा हुआ है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो इतनी है। मिनट इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है ना? 0 ऑर्डर के केस में क्या होता है, मोलैरिटी पर मोल इनवर्स, है ना? तो इसका मतलब क्या, हमको ये पता चल रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ये A गोज टू B रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए हम उसी का रेट लॉ यूज करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमको इस इक्वेशन में K की वैल्यू पता है, 4.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। T की वैल्यू भी पता है, 1 आवर के बाद निकालना है। पहले इन दोनों के लिए यूनिट सेम करना होगा। K में मिनट इनवर्स यूज किया है तो टाइम भी हमको मिनट में ही यूज करना होगा। हम निकाल लेते हैं A की वैल्यू क्या होगी, e⁻4.5 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स इंटू 1 आवर बोला यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट। ये यूनिट को हटा देते हैं, यूनिट का काम खत्म हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा e⁻, कितना है, एक मिनट, ये माइनस है ना, माइनस 0.27 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है? तो यहां से A की वैल्यू क्या आ गई, 0.76। ये आ गया A का कंसंट्रेशन 1 घंटे के बाद। तब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A।
कहाँ लेना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, e⁻−0.27 है ना? हाँ, अच्छा तुमने क्या किया, ए की कंसेंट्रेशन डायरेक्ट इसको e⁻−0.27 पुट कर दिया ना? अच्छा कोई नहीं, मतलब बस यहाँ से बस इसका वैल्यू निकालना था और उसको पुट करना है अब यहाँ पर, है ना? मतलब बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, प्रोसेस तुम्हारा भी यही था। चलो सही है। तो यहाँ से के की वैल्यू 4, यहाँ थोड़ा होगा 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू ये क्या है 0.76, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा 3.4 इंटू 10⁻³ मोल पर मिनट इनवर्स। यूनिट का भी ध्यान रखना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में और किसी को कोई दिक्कत कि कैसे बना, कोई स्टेप कैसे किए? देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, बस दो फॉर्मूलाज का यूज किए हैं और क्वेश्चन बन गया है, बाकी हल्का सा कैलकुलेशन है। और किसी को कोई दिक्कत है? बाकी कोई ट्राई भी कर रहा है? बोल दो बाकी कोई। देखो क्या किए, सबसे पहले पहचाने कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका यूनिट से पहचाने के। कोई रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है वो के यूनिट से ही पहचानने में आएगा, या तो उस क्वेश्चन में लिख देगा या तो के का यूनिट देखना। मिनट इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं, KT इक्वल्स टू ln A0/A। या A0 जो होता है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, A जो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम T होता है। तो वो A0 की वैल्यू दी हुई है, A1 के इक्वल है, हम यहाँ पर A ले लिए इसे, जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T है। यहाँ से A की वैल्यू जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 0.76, बस रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू A होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ A, इतना ही सा है उस क्वेश्चन में। A एट एनी टाइम T पर ही होता है, तो वो यही वाला वैल्यू है A की वैल्यू की। तो इस क्वेश्चन से आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक एक दो दो फॉर्मूला यूज होगा मेंस में, कोई क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे बन जाएगा ऐसा नहीं है। तो दो फॉर्मूला तीन फॉर्मूला एक साथ क्वेश्चन में यूज होगा। देखो क्वेश्चन के बारे में पहले से कुछ नहीं बताएंगे, पहले 2 मिनट तुम लोग ट्राई करो, 2 मिनट में नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। देखो जी, जैसे इस क्वेश्चन में log2/10 की वैल्यू दी हुई है ना, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी दे देगा कि e⁻−0.27 की वैल्यू ये होगी, वरना मेंस में ये सब कैलकुलेशन तुम लोग कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये भी आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन क्लियर है? बनाओ, ट्राई करो 2 मिनट में।
46.06, हाँ एग्जैक्ट आएगा ना। चलो सही है। और किससे बना? और किससे बना? तो ट्राई कर रहे हो ना कि ऐसे ही बस 2 मिनट इसी को दे रहे हैं? अरे बाकी लोग रिप्लाई दो, कोई ट्राई कर रहा है कि नहीं, कि हम बताना स्टार्ट करें? कि नहीं बन रहा है वही बोल दो। नहीं बन रहा? ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले इसको मिटा देंगे। देखो जी इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए होगे तुम लोग। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, पहले ही बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो सब तो पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला होता है? टी हाफ के लिए फॉर्मूला होता है ln2/k, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यही जो अभी 3 बार यूज किया हम लोग, 2 बार, ln A0/A। बस ये 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं क्या दिया है। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का 6.93 मिनट दिया हुआ है, यानी टी हाफ हमको दिया हुआ है, तो हमको समझ जाना है कि यहाँ भी हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है। क्या है? 6 टी हाफ इक्वल्स टू ln2/k। k इक्वल्स टू क्या होगा? ln2/t हाफ। ln2 की वैल्यू 0.693 होती है ना, और टी हाफ क्या दिया हुआ है? 6.93, यानी इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻1 के की वैल्यू। पहला हाफ काम हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है? इस इक्वेशन का यूज करो, kt इक्वल्स टू ln A0/A। यहाँ बार बार बताएं कि A0 क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, और A क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम t। ये है। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि हमको टाइम निकालना है, यानी टाइम अननोन फैक्टर है मेरे पास, बाकी सब हमको पता रहेगा तब हम टाइम निकाल लेंगे। अब हमको और क्या क्या दिया हुआ है कि 99% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब अगर हम रिएक्शन लिखे A गोज टू समथिंग B, तो इनिशियली ये मेरे पास A0 था, ये 0 था, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब A 99% एग्जॉस्ट हो चुका है। इसका मतलब बचा कितना है? A0/100, इतना ही ना बचा होगा। 99% खत्म हो चुका है, इसका मतलब A0 माइनस A0 इंटू 99/100, यही उसका कंसेंट्रेशन बचा होगा, है ना। ये चीज समझ में आ रहा है कि 99% खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि 99% एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब उसका 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट ही बचा हुआ है, यानी A0/100 यही बचा हुआ है उसका। ठीक है, तो यही A की वैल्यू हो गई जो यहाँ पर है। तो अब इसका यूज करते हैं। क्या है? K की वैल्यू हमको पता है, अभी यूज नहीं कर रहे हैं। KT इक्वल्स टू ln A0/A0/100। A की वैल्यू एट दैट टाइम जब 99% खत्म हो जाएगा तो A0/100 ही होगा। यहाँ से A0 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा। KT इक्वल्स टू ln 100। ln 100 को हम लिख सकते हैं ln 10⁻², यानी 2 टाइम्स ln 10, है ना। यहाँ से टाइम क्या आएगा? 1/k इंटू 2 टाइम्स ln 10। 1/k यानी 10 इंटू 2 इंटू ln 10 की वैल्यू होती है 2.303, है ना। तो यहाँ से आ गया 46.06 मिनट। तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, टी हाफ बोला हुआ था, वहां से k की वैल्यू निकाले, यही तो इक्वेशन का यूज किए हैं पूरे क्वेश्चन में। KT इक्वल्स टू ln A0/A।
बन गया आसानी से क्वेश्चन। एक बस यहाँ पर थोड़ा सा देखना था कि क्या 99% जब कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन तो A0/100 ही कंपोनेंट बचेगा वहां पे, रिएक्शन बचेगा मेरे पास। तो अब समझ में आया जो लोग से नहीं बन रहा था ये क्वेश्चन? और जिससे बना था उसने कोई दूसरा तरीका लगाया था क्या? यही है ना? देखो बेसिक क्वेश्चन है, एक ही तरीका ही है ये सबको बनाने का, दूसरा तरीका ढूंढने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला तरीका ही इतना आसान है। कुछ लोग करते हैं क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को दूसरे से भी बनाते हैं, क्या करते हैं पहले इस रिएक्शन का यूज करें, मतलब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे नहीं। वो तरीका भी सही है। वो लोग क्या करते हैं ना कि मान लो 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। हाँ, एक मिनट वॉइस क्लियर नहीं आया, थोड़ा क्लियर बोलो। हाँ 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 हाँ, वो भी वही होगा। देखो T1/2 निकालने के लिए भी हम लोग करते क्या है, वही चीज ना करते हैं, यहीं से आ रहा है वो T1/2। T1/2 निकालने के लिए के टी हाफ लिखते हैं इक्वल टू एल एन A0/टू लिखते हैं। यहाँ से A0 कैंसिल होता है, वो ln2 आता है। तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ से ln2/k आती है। वैसे ही टी 99% निकालने के लिए क्या किए, टी 99% इक्वल्स टू एल एन A0/100 यानी 2 टाइम्स ln10। ये आया। यहाँ से भी टी 99% के लिए क्या कर दिए, 2 टाइम्स ln10/k, ये लिखे। दोनों इक्वेशन को बस इक्वेट करते हैं, किसके टर्म्स में इक्वेट करते हैं, के के टर्म्स में। इस केस में के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़े, के का वैल्यू दोनों टर्म्स में इक्वेट कर दिए। क्या आया, पहला ln2 टी हाफ के लिए क्या आया, के इक्वल्स टू ln2/टी हाफ भी आ रहा है और के इक्वल्स टू 2 टाइम्स ln10/टी 99% भी आ रहा है। तो यहाँ से दोनों के को इक्वेट कर दो, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा। तो ln2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ln10, यहाँ से आ गया T 99%। यहाँ बस तुमको T 99% नहीं पता है, बाकी सब पता है। टी हाफ 6.93 मिनट दिया हुआ है, वही कैलकुलेशन आ जाएगा, यही लिखना है। तो इसी तरीके से दूसरा भी कर सकते हैं, T 75% पूछ देगा, टी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इस क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट है? हम्म। हाँ हाँ, लास्ट वाला नहीं कर पाए। 100% लिया हुआ था, 100 पार्टिकल्स लिया हुआ था तुम, 99 पार्टिकल्स खत्म हो गया, एक पार्टिकल बचा हुआ है। नहीं नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो लास्ट वाला क्या बोल रहा है, Na की वैल्यू। हाँ 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 हाँ, 100/1। हाँ 100/1 ही तो होगा। A0 की वैल्यू तुमने 100 ली हुई है, ए की वैल्यू तुम्हारे पास 1 बचा, वही तो वहां पर भी आ रहा है, मतलब वही है। एकदम एकदम। ये परसेंटेज वाला जो भी क्वेश्चन देखो, ये जो अंदर का टर्म है ना A0/A, इसमें यूनिट का कोई मैटर ही नहीं है, मतलब यूनिट कैंसिल हो ही जाता है, अपने आप कैंसिल्ड ही रहता है यहाँ पर यूनिट, चाहे A0 में रहे कि P0 में रहे या आगे मोलैरिटी में भी पढ़ रहे हो, सब में ये कैंसिल हो ही जाता है यूनिट। ठीक है। अ, इसी में एक क्वेश्चन होता है, इसी में आता है, मेरे पास अभी क्वेश्चन है नहीं, शुगर केन का होता है या कार्बन का क्वेश्चन होता है शायद, कार्बन डेटिंग का। किसी ने क्वेश्चन किया है कार्बन डेटिंग का? उसमें एक वुड का बोलता है, सैंपल वुड सैंपल है उसका, टी हाफ दिया हुआ रहता है, उसका एज निकालने के लिए बोलता है उसका। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में भी यही चीज होता है, अंदर में जो होता है वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल से करता है, तो उसमें भी यूनिट का कोई खेल नहीं होता है, यूनिट अपने आप कैंसिल होता है। ठीक है। तो मतलब हाँ,
हम्म। अच्छा। अच्छा, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, एक बार बताना कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। ये ऐसा वाला ना, ए गोज टू K1 B, फिर यहाँ से K2 C, ऐसा है ना। देखते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन है कि नहीं, अगर होगा तो सही है, नहीं तो हम नेक्स्ट लेकर आ जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे होना चाहिए, हम रखे हुए हैं क्वेश्चन। अच्छा, इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन एक है मेरे पास, जो तुम बोल रहे हो वो तो नहीं है, लेकिन है एक क्वेश्चन ऐसा, आगे में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं ना इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम बता देते हैं, ये मेरे पेपर में आया हुआ था 2019 में, मेंस दिए थे उस टाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरे ही पेपर में। अच्छा रुको, क्वेश्चन करा ही देते, मेरे पास है। देखो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन बहुत आसान था वो, ठीक है, इसीलिए मतलब उतना मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन को करके। हाँ देखो, अच्छा सेम ही क्वेश्चन ही है, हम पढ़ दे रहे क्वेश्चन, पढ़े कि लिख दे क्वेश्चन, ये बताओ। ये बार पढ़ रहे हैं एक बार हम, ठीक है। फॉर ए रिएक्शन स्कीम ए गोज टू बी गोज टू सी, यहाँ K1 है यहाँ K2 है, वही है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू जीरो, द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय। यानी क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को जीरो बोल दे रहा है कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जीरो है तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी को तुम कैसे डिफाइन करोगे, मतलब किस क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। सिंपल है, हमको यहाँ पर मेन सीखना क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, मतलब रेट ऑफ एग्जॉशन एग्जॉशन ऑफ बी होगा क्या, डिकम्पोजिशन बोलते सर, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी होगा क्या, डी बाई डीवी बाई डी टी, इसका वैल्यू हमको पहले लिखना सीखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बी अगर बन रहा है, बी किसी का अगर प्रोडक्ट है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और बी अगर एग्जॉस्ट हो रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक रिएक्शन ये ए टू बी, और दूसरा रिएक्शन ये बी टू सी। ठीक है, एक रिएक्शन ए टू बी, दूसरा रिएक्शन बी टू सी। तो क्या हो रहा है, पहले रिएक्शन में बी बन रहा है, बी एक प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। क्या, कैसे लिखेंगे इसको, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे। और दूसरे वाले रिएक्शन में हाँ -K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे। हमेशा रिएक्टेंट को ही लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डीबी बाई डी टी कैसे लिखाएगा, नहीं 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 नहीं, वही बता रहे, देखो कोई भी रिएक्शन अगर होगा, ए गोज टू बी या फिर बी गोज टू सी, हमेशा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कंसेंट्रेशन के टर्म्स में ही डिफाइन होता है। इसलिए देखो यहाँ पर भी जो आता है ए नॉट बाई ए आता है, जबकि रिएक्शन तुम्हारा ए गोज टू बी है, उसमें बी का कोई टर्म आया ही नहीं इसके अंदर में, ए नॉट बाई ए। समझ में आया, हमको बस ए के टर्म्स में, पहले वाले के टर्म्स में ही हम डिफाइन कर रहे हैं, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ये पहला रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन क्या है, बी गोज टू सी। तो यहाँ पर क्या किए, इसमें रिएक्टेंट मेरा बी बन गया, तो K2 इंटू बी। इसमें क्या हो रहा था, पहले वाले में बी बन रहा था तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी था, दूसरे वाले में बी का एक्सपेंस हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है बी का, तो इसलिए नेगेटिव में आ गया। अब क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ बी, जो भी बोलो, वो उसको जीरो पे सेट कर दिया है, यानी इसकी वैल्यू जीरो बोल दिया है ना। तो बस अब यहाँ से कंसेंट्रेशन ऑफ बी निकालना है, क्या आएगा, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से कंसेंट्रेशन ऑफ बी आ गया K1 बाई K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना अच्छा था नहीं, मजा नहीं आया इसको बना। एनवर्सिटी में कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, मेरे पास अभी है नहीं, हम नेक्स्ट उसको लेकर आएंगे, ठीक है। या अगर कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को मिले और उसमें डाउट हो तो व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज देना ना, हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें किसी को और कोई डाउट था। देखो वो पार्टिकल वाला कर सकते हो, ठीक है, 100% बोल दिया है, ए की वैल्यू 100 ले लो, ए नॉट की वैल्यू, और ए की वैल्यू 75% बोला है,
तो 75% खत्म हो गया तो 25 बचा, ऐसा कर दो, आराम से वैसे करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बनाना जी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज माइनस dA/dt इक्वल्स टू अल्फा ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। कैलकुलेट T half for this reaction if initial concentration is A naught। तो एक ही इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर, ये इसी का यूज करना है तुम लोग को, करो। 2 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो जिससे नहीं भी बन रहा है ना वो देखो, हर क्वेश्चन एक ही तरीका से बन रहा, तो दिक्कत नहीं होगी समझने में कि कैसे बन रहा। और मेंस में एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से जरूर आएगा, किस टाइप का आएगा वो नहीं पता, इसलिए सारा टाइप करा देता। तुमसे बना रितिका? अच्छा ट्राई करो थोड़ा। या एक बार देखो, हम बना रहे हैं, इससे तो बन गया है। स्टार्ट करते हैं, वैसे भी टाइम तो 15 मिनट बचा है। देखो कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमको बस फॉर्म करना है। जो पहले डेरिवेशंस करते थे, ये एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दोनों को मिला के बनाया है। ये क्वेश्चन कैसे बनाया वो दिखाते हैं। माइनस dA/dt दिया हुआ है अल्फा ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। तो क्या करना है हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसमें जो भी सेम टर्म्स है, डीए है तो ए वाले सारे टर्म्स को इधर ले आओ, ऐसा करते हैं ना। तो क्या होगा, डीए अपॉन क्या होगा 1 प्लस बीटा ए अपॉन ए इंटू डी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा इंटू डी टी, ये होगा ना। सीधा ए वाले टर्म्स को इधर ले आए, अल्फा वहीं पर रहने दीजिए। अब क्या होगा 1 अपॉन ए प्लस बीटा डी ए इक्वल्स टू माइनस अल्फा डी टी। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स पे लगेगा। इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ था, ए नॉट। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, तो लिमिट्स भी टी और ए के ही पुट करने हैं। टाइम इनिशियल 0 था, उस टाइम ए नॉट कंसंट्रेशन था। किसी भी टाइम टी पर कंसंट्रेशन हम ए मान लिए, ठीक है। तब क्या होगा 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन ln ए प्लस
बीटा का बीटा इंटू ए। अब हमको लिमिट्स रखना है ए नॉट और ए इक्वल्स टू माइनस अल्फा टी। टी पर लिमिट्स रखना है 0 टी नॉट। ठीक है, यहाँ पे ln ए प्लस बीटा ln ए प्लस बीटा टाइम्स ए माइनस ln ए नॉट माइनस बीटा टाइम्स ए नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी। यहाँ माइनस अल्फा टी था तो हम क्या किए, प्लस यहाँ पे माइनस वाले को प्लस कर दिए और प्लस वाले को माइनस कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पे बस एक माइनस साइन था, उस माइनस को इधर ले आए तो प्लस वाला जो था माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों टर्म्स को हम लेते हैं ln ए नॉट और ln ए। तो ln ए नॉट माइनस ln ए, तो ये क्या बन जाएगा ln ए नॉट बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर बीटा कॉमन लिए तो प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू अल्फा टी। यही मेरा इक्वेशन आ गया, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब इसमें देखो, ये जो पार्ट है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट को दिखा रहा है एकदम उसी से सिमिलर एकदम, और ये जो पार्ट है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से सिमिलर है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का एक कॉम्बिनेशन था। अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है टी हाफ। टी हाफ में क्या होता है, ए का जो वैल्यू होता है वो ए नॉट बाई टू के इक्वल होता है, तो बस वही पुट कर देना है। क्या होगा ln ए नॉट बाई टू प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी हाफ। यही होगा। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों कैंसिल, ln टू प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी हाफ। अल्फा को इधर लेके आएंगे 1 बाई अल्फा टाइम्स ln टू प्लस बीटा टाइम्स ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू टी हाफ। समझ में आ गया ये आंसर, टी हाफ कैसे निकला? तो दो ही बच्चे थे, एक को समझ में आ गया और दूसरे ने बना लिया। जो दूसरा लड़का क्या था, कौन था? अच्छा, सीक्रेट 7। हाँ विकास भाई, हमको नाम याद नहीं रहता। ठीक है, किसी का नहीं रहता। तो हाँ, तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा या दूसरा तरीके से बनाए थे? इसी तरीके से बनाया ना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, रेट वाला इक्वेशन आया और उसके बाद, है ना? देखो दूसरा कोई तरीका भी होगा तो पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, इसलिए उसको एक बार भेज देना व्हाट्सएप में। ठीक है, देख लेंगे एक बार। चलो, तो हमको नहीं लगता कि 2 क्वेश्चन से ज्यादा बनाने का टाइम होगा, तो एक काम करते हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन को रहने देते हैं। कार्बन, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक ये, इसको सॉल्व कर लो। ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकालने वाला क्वेश्चन याद है? एक कोई रिएक्शन दिया रहता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स निकालना रहता है। कैसे बनता है वो क्वेश्चन याद है? चेन रिएक्शन नहीं, कौन सा रिएक्शन? हम रिएक्शन क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, फाइंड देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। यूरेनियम को ये वाला नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, यहीं पर लिख दे रहे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी होगा। देखो ना, मन मन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम 23892 goes to lead 21482 प्लस ए इंटू अल्फा पार्टिकल प्लस बी इंटू बीटा पार्टिकल। ये क्वेश्चन है, या ए और बी का वैल्यू बताना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? एक रिएक्शन हुआ, यूरेनियम 23892, इससे लेड 214 और 82 बना, प्लस अल्फा पार्टिकल्स प्लस बीटा पार्टिकल्स भी एमिट हुआ। अब कितना अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ और कितना बीटा पार्टिकल एमिट हुआ ये बताना है। तो एक हम बना देते हैं, दूसरा तुम लोग बना लेना। ठीक है,
जब पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या वो देखते हैं। अल्फा पार्टिकल ये होता है एक्चुअली, हीलियम 2+, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियर 6 अल्फा 2 बीटा, रुको, हाँ सही है। तो कैसे बनेगा वो ही बता देते हैं अब सीधे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो तो पता ही है। हमको पहले क्या करना है, मास पे इक्वेट करना है, ठीक है। यहाँ अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, 4He2, अल्फा ही लिख दे रहे हैं इसको, 4 अल्फा 2 और प्लस बीटा। बीटा पार्टिकल क्या होता है, 1- होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोई प्रोटॉन नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हम मास पे इक्वेट कर रहे हैं, इसमें कोई मास नहीं होता, बीटा पार्टिकल का मास 0 होता है। अब क्या होगा, 238 इक्वल्स टू 214 लेड का मास प्लस A × 4 होगा। जितना अल्फा पार्टिकल्स होगा उसमें ए से मतलब उतना ही उसका मास भी होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, 238 माइनस 214/4, 24/4 6। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 6 निकला। अब क्या करेंगे, वापस इक्वेट करके यहाँ से बी का वैल्यू भी निकालेंगे, प्लस बी इंटू बीटा पार्टिकल। कैसे होगा, 92 इक्वल्स टू 82 प्लस 2 इंटू अल्फा, A × 2 होगा प्लस B × -1 होगा, यही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, 92 इक्वल्स टू 82 प्लस A की वैल्यू 6 है तो 6 × 2 प्लस B × -1 यानी -B। कितना आ गया, 92 इक्वल्स टू 82 प्लस 12 94 माइनस B की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। तो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यूरेनियम 238 92 goes to lead 206 82। तुरंत तुरंत बता दो तो इसका आंसर क्या होगा, A प्लस B का वैल्यू बताना, ठीक है। क्या, अच्छा ये 82 है और ये 92 था। हाँ सही है, A इक्वल्स टू 8 B इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो बाकी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है। टाइम कितना बचा है, 5 मिनट बचा है, तो 5 मिनट है ना। चलो एक और, अच्छा एक और थ्योरी थोड़ा सा बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो तुरंत हम ट्राई करते हैं बताने का, ठीक है। देखो जी, इसमें क्वेश्चन इधर ही लिखना होगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा पढ़ने का ट्राई करना। वो उसमें थोड़ा सॉल्यूशन बनाएंगे ना, बड़ा है। अरे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरी बताना होगा, इसीलिए बता दे रहे इसको।
तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बनाने का टाइम नहीं देंगे, हम बता देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। A reaction takes place in three steps with rate constants K1, K2 and K3. The overall rate constant K equals to K1 into K2 to the power 1 by 2 upon K3. If activation energies are 40 kilojoule, 30 kilojoule and 20 kilojoule for step 1, 2 and 3 respectively, the overall activation energy of the reaction will be. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बनाए हो कभी ऐसा क्वेश्चन? ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में से बनाए हो किसी ने? 35 हाँ। तो बस थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, बता देते हैं इसीलिए। देखो क्या है, जब अगर के की वैल्यू किसी ऐसे टर्म्स में दिया हुआ, हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका थ्योरी नहीं बता रहे हैं, मतलब थ्योरी समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। अगर के की वैल्यू ऐसे दी हुई है तो ए का वैल्यू जो होगा वो भी ऐसे ही होगा, A1 इंटू A2 टू दी पावर 1 बाई 2 अपॉन A3। या ए जो है ना वो स्टेरिक फैक्टर या क्या कहते हैं उसको, आर्हेनियस इक्वेशन में जो ए होता है ना, आर्हेनियस इक्वेशन जो यूज करते हैं, के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन याद होगा। यहाँ इसी इसी चीज का बात कर रही है। अगर के की वैल्यू इन टर्म्स में दिया हुआ है K1 इंटू K2 टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन K3 या कुछ भी पावर रहता है, तो ए भी उसी तरीके से लिखा था, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कुछ ऐसे लिखाएगा, E1 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स E2 माइनस E3। ये क्यों लिखा रहा है ऐसे वो बताते हैं। जो हाँ लॉग लेना पड़ेगा, के की वैल्यू को अगर ऐसे रख रहे हो, मतलब यहाँ पर सीधा सा बात है, लॉग के, लॉग नहीं एल एन लेंगे हम, ठीक है, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो यहीं से ये दोनों फॉर्मूलाज आता है। यहाँ पहले वाले में लॉग नहीं लेते हैं, दूसरे वाले में, मतलब ए वाले को अगर तुमको डिराइव करना है तो लॉग नहीं लेना है, दूसरे वाले को लेना है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला यही चीज डिराइव होता है। फॉर्मूला कैसे यूज कर रहा है ये बात तो समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी ऊपर में वो पॉजिटिव है, जो भी उसका पावर है वो उसका कोफिशिएंट बन जा रहा है। पहले वाले में K1 का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, इसलिए E1 का कोफिशिएंट भी 1 है। K2 का जो पावर था 1 बाई 2 था, तो E2 का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है। K3 का जो पावर था वो कितना था, -1 था, तो उसका कोफिशिएंट -1 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं, इतना काफी है, चलो तो बस यहीं पर अगर रखोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 40 प्लस 30 बाई 2 माइनस 20, तो यहाँ से 35 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया दूसरे वाले को, थ्योरी समझ में आया ना, मतलब कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब एक चीज सच्ची सच्ची बताओ, समझ में आ रहा था जो भी बता रहे थे या पहले से आता था बस? हाँ क्या है, हम नहीं समझ पाए। प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का है, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ साल पहले पूछा था, 2 साल पहले पूछा था। इसमें कुछ क्वेश्चन नया भी था, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं है, जैसे वो क्या कहते हैं, अल्फा ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए वाला क्वेश्चन नया था। देखो प्रीवियस ईयर का ही अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि 40-50 दिन में मेंस है, वो ज्यादा सही रहेगा। कुछ क्वेश्चन एन अवस्थी का है, तो ठीक है यही सब कराएंगे, क्या फिर मतलब लेवल और थोड़ा बढ़ा दे, क्या हार्ड क्वेश्चन लेकर आए, क्या अभी मेंस का ही करना है? नहीं हम सोच रहे अभी मेंस ही करो, क्योंकि 40 दिन है, मेंस कर लो, उसके बाद एडवांस के लिए टाइम मिलेगा। तुम लोग का सेमेस्टर पता है कब से स्टार्ट होगा जब फर्स्ट ईयर में जाओगे? अक्टूबर में स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर में स्टार्ट करने का रखा है तुम लोग का, तो इसलिए अभी तुम लोग का एग्जाम जो एडवांस का भी होगा बहुत लेट से होगा, तो अभी बेटर है कि मेंस पे अभी फोकस करो, एडवांस वाला थोड़ा दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जो भी क्वेश्चन था वो मेंस लेवल नहीं था, मेंस से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल का ही था, पहले पहले जो करा रहे थे। हाँ
आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सही से बोलो। लग तो यही रहा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारा है मेरे पास, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद कौन सा कराएंगे ये बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर बताएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट हो ही जाएगा। फिर थर्मोडायनेमिक्स बता देंगे उसके बाद, या पहले थर्मोडायनेमिक्स उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे ना तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आ जाएगा, डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये सब का यूज करेंगे, वही सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो हाँ पहले थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता देंगे। ठीक है, हमको मेनली फिजिकली बताना है। अच्छा, इनऑर्गेनिक में कोई डाउट है? देखो इनऑर्गेनिक में अगर कोई मतलब रट्टा वट्टा मारना पड़ रहा है ना तो दिक्कत है, मतलब थोड़ा समझने का ट्राई करो इनऑर्गेनिक को, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक में अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। बाकी फिजिकल में तो कुछ भी होगा तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देना, हम सॉल्व करके भेज देंगे, या समझा भी देंगे अच्छे से। बाकी हम जो आज समझा रहे थे सारा स्टेप्स वगैरह समझ में आ रहा था ना, मतलब लिख लिख के जो समझा रहे थे, शॉर्टकट नहीं मार रहे थे आज। हाँ सही में शॉर्टकट नहीं मार रहे थे आज, सब कुछ लिख रहे थे। चलो ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर करना।